everyone. Today I am discuss very important topic for NEET and JEE, सर्कुलर मोशन। अभी तक आप लोगों ने जो चैप्टर्स अगर आप लोगों ने काइनेमैटिक्स देखी होगी या काइनेमैटिक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी तो काइनेमैटिक्स सिंगेस के अकॉर्डिंग या बुक्स के अकॉर्डिंग दो तरीके की आपने काइनेमैटिक्स समझी होगी। फर्स्ट काइनेमैटिक्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? फर्स्ट काइनेमैटिक्स में आप लोगों ने समझा था कि पार्टिकल्स मूव कैसे करता है। एक पर्टिकुलर पार्टिकल है और वो पार्टिकल मूव कैसे करता है, और अगर वो पार्टिकल मूव करता है तो उस पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए, उसकी सिचुएशन को मेजर करने के लिए कई सारे पैरामीटर्स थे जिसको हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और भी फिजिकल क्वांटिटी से हम लोग क्या करते थे, मेजर करते थे। बट काइनेमैटिक्स में केवल इतना ही नहीं था, काइनेमैटिक्स में बहुत कुछ था जो हम लोगों ने अच्छी तरीके से क्लियर किया था या पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्लियर किया हुआ है, जो भी आप लोगों ने जहां पे भी पढ़ा हो। बट मैं केवल डिस्कस करना चाहता हूं आपसे सर्कुलर मोशन के बारे में, मतलब काइनेमैटिक्स सेकंड के बारे में, क्योंकि काइनेमैटिक्स मैंने बताया काइनेमैटिक्स दो तरीके की है, फर्स्ट काइनेमैटिक्स एंड सेकंड काइनेमैटिक्स। तो हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में वो काइनेमैटिक्स सेकंड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो काइनेमैटिक्स सेकंड का जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो है क्या, ये एक काइनेमैटिक्स का टॉपिक है। काइनेमैटिक्स का टॉपिक है। काइनेमैटिक्स कौन सी है? सेकंड है। काइनेमैटिक्स क्या है? सेकंड है। सभी लोग नोट्स प्रिपेयर किए। नोट्स जो है हमेशा अच्छा रखिएगा, सॉरी, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल करके। जो प्रॉब्लम्स होती हैं क्या, पेपर जब आते हैं ना तो हमें ये दिक्कत होता है कि यार नोट्स कहां पर है, तो फिर हम विकिपीडिया, गूगल, टेलीग्राम इन सब चैनल्स में ढूंढते हैं। जब मैं बनवा रहा होता हूं तो आप अच्छे तरीके से अगर बनाओगे तो आपको नोट्स बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं जितना पढ़ा दूंगा वो अपने के लिए, आपके नोट्स के लिए, आपके काम के लिए बड़ी सफिशिएंट रहेगा। मतलब आप जितना क्वेश्चन आप जो भी करना चाहते हो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो काइनेमैटिक्स सेकंड में एक चैप्टर डाल दीजिए जिसको हम लोग सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? सर्कुलर मोशन। ठीक, अब बात आती है सर ये सर्कुलर मोशन होता क्या है? सर्कुलर मोशन होता क्या है? आने वाले चैप्टर्स में आप लोगों को रोटेशनल मोशन भी पढ़ोगे, आप लोग रोटेशनल मोशन भी पढ़ोगे। तो रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन, जब आप रोटेशनल मोशन को पढ़ते हो, सर्कुलर मोशन को पढ़ते हो, तो काफी स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूजन होते हैं कि सर सर्कुलर मोशन क्या होता है और रोटेशनल मोशन क्या होता है। आगे चलकर जब हम डिस्कस करते हैं तो सर्कुलर मोशन को मैं इजीली तरीके से बताऊं, जब रोटेशन बताऊंगा तो रोटेशन के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन सर्कुलर मोशन को इजीली तरीके से मैं बताऊं तो हम लोग क्या करते हैं, एक पत्थर लेते हैं, उस पत्थर को एक धागे से क्या कर लेते हैं, जब हम लोग बांध देते हैं और बांधने के बाद हम इस तरीके से उसको घुमाते हैं तो पार्टिकल, मतलब ऑब्जेक्ट जो आपका पत्थर था, जो स्टोन था, वो जिस फॉर्म में, जिस सर्कुलर पाथ में एक मूव करता है, तो एक ऑब्जेक्ट किस पाथ में मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ में। तो एक ऑब्जेक्ट जो किसी मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मोशन मूव कर रहा है, तो वो किस तरीके से मोशन करेगा, तो उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। जो कि अब काइनेमैटिक्स फर्स्ट में आप देखोगे तो पार्टिकल या तो 1D चलता था, बताया भी जाता है कि कोई पार्टिकल तीन तरीके से चल सकता है। पहला 1D मोशन, दूसरा 2D मोशन और तीसरा आता है इसका 3D मोशन। ठीक है, तो अगर पार्टिकल वन डायरेक्शन चल रहा है तो हम बोलते हैं, क्या बोल रहा है, हम क्या बोलते हैं, वन डायरेक्शन में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल किस में मूव कर रहा है? 1D मोशन, तो हम उसे क्या बोलते हैं? 1D मोशन। 1D मोशन का मतलब क्या है? पार्टिकल वन डायरेक्शन चल रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करे तो एक्स एक्सिस में ही चलेगा, अगर पर्टिकुलर वाई एक्सिस में ही जा रहा है तो वो पर्टिकुलर उसको 1D ही बोलेंगे, और अगर पार्टिकल जेड एक्सिस जा रहा है तो वो पार्टिकल को हम 1D ही बोलेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, पार्टिकल जब एक्स एक्सिस में चलेगा तो पार्टिकल वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो अगर पार्टिकल वाई एक्सिस चलेगा तो पार्टिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, अगर पार्टिकल जेड एक्सिस चलेगा तो पार्टिकल दूसरी एक्स और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक, इतनी चीज क्लियर होगी। अगर पार्टिकल 2D चल रहा है, 2D मोशन कर रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है बेटा? 2D मोशन। तो 2D मोशन क्या होता है? 2D मोशन का मतलब ये होता है कि वही पार्टिकल जो एक्स एक्सिस में चल रहा होता है, वही पार्टिकल कुछ टाइम के बाद वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। सर कैसा है? ऐसा हो भी सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा या आगे चल करके पढ़ोगे तो एक टॉपिक पढ़ोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन?
प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो एक तरीके का या एक तरीके से 2D मोशन को रिप्रेजेंट करता है। और जो आप सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो, ये सर्कुलर मोशन भी बेटा 2D मोशन में ही आता है। ठीक, पहला प्रोजेक्टाइल मोशन, वो भी एक तरीके का कौन सा मोशन होता है, 2D मोशन होता है। दूसरा सर्कुलर मोशन, वो भी किस तरीके का मोशन होता है, एक 2D मोशन होता है। जैसे देखो एग्जांपल में समझो, बहुत अच्छी तरीके से समझा। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, जैसे मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल क्या करेगा, पीएम, पीएम मतलब नरेंद्र मोदी नहीं है, पीएम का मतलब है प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, मैंने मान लिया कि ये इसकी क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। बेटा मैंने क्या किया, किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से थ्रो किया, मतलब एक्स एक्सिस के साथ में वो थीटा एंगल क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो मैंने मान लिया कि एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, तो मैंने इसके साथ में एक्सिस के साथ में मैंने मान लिया थीटा एंगल से किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। अब जब किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं इस तरीके से थ्रो करता हूं, तो एक बात समझो, इस टाइम में वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को, एंड फिर इसके बाद ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को। और जब नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ फिर से वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है तो भी वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को, और यहां पर नीचे आते हुए समय किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को। मतलब एक ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शन पर मूव कर रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शन में मूव करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 2D मोशन बोलते हैं। क्लियर हुआ, इतनी चीज क्लियर हुई। अच्छा सर्कुलर मोशन कैसे 2D मोशन हो गया, देखना सर्कुलर मोशन को देखना। सर्कुलर मोशन कैसे 2D मोशन हो गया, सीएम, सीएम, फिर वही बात। ठीक, अब ये 2D मोशन कैसे हो, जैसे मैंने मान लिया कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक सर्कुलर पार्ट है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, जो भी मैंने बताया था, एक पत्थर को क्या करो, एक रस्सी से बांध दो, एक स्ट्रिंग से बांध दो, और उसको क्या करो, इस तरीके से मूव कराओ, तो वो जो पाथ क्रिएट करेगा उसे सर्कुलर पाथ बोलेंगे, और जो जिस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा उसे सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट पहले ऊपर की तरफ जा रहा है, ये गया, किसको डिफाइन करेगा, वाई एक्सिस को डिफाइन करेगा, और ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के बाद यहां पर पहुंचा, तो ये किसको डिफाइन करेगा, एक्स एक्सिस को डिफाइन करेगा। तो यहां पर किसको डिफाइन कर रहा है, वाई एक्सिस को, यहां पर किसको डिफाइन कर रहा है, एक्स एक्सिस को। क्लियर हुआ, सर्कुलर मोशन एक तरीके का कौन सा मोशन हो गया, 2D मोशन हो गया। चलो इतनी चीजें हमारी क्लियर। अब प्रॉब्लम क्या आती है, मैं बहुत बेसिक प्रॉब्लम बता रहा हूं जो स्टूडेंट्स के अंदर आती है, काफी साल हो गए पढ़ाते समय, तो ये चीजें क्लियर होती है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहां पे आती है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सर्कुलर मोशन को कुछ अलग ही समझते हैं कि भाई ये कुछ अलग ही दुनिया से आया है, जो बिल्कुल अलग है। और मैं जैसे पढ़ाऊंगा, मैं क्या करता हूं बेटा, आपको काइनेमैटिक्स फर्स्ट को काइनेमैटिक्स सेकंड के बीच का रिलेशन डिफाइन करता हूं। जैसे अब मैं काइनेमैटिक्स सेकंड पढ़ता हूं या सर्कुलर मोशन पढ़ता हूं, तो सर्कुलर मोशन में मैं क्या करूंगा, सर्कुलर मोशन में पैरामीटर्स वही है, मोशन को मेजर करने के पैरामीटर्स वही है, लेकिन डिफरेंट क्या हो जाएगा। जैसे वहां पर पैरामीटर्स क्या होता था, डिस्टेंस, यहां हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर हम डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक मूव कर रहा है, वन रिवॉल्वेशन कर रहा है, मतलब एक बार रिवॉल्व कर रहा है, तो वन रिवोल्यूशन में या वन बार रिवॉल्व करने में वो कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा, आप जानते हो 2πr कवर करेगा। कितनी कवर करेगा, 2πr कवर करेगा। तो यहां पर जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेगा या सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो यहां पर एक वर्ड यूज कर दिया जाएगा जिसे हम लोग किसके नाम से जानेंगे, एंगुलर के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, एंगुलर, एंगुलर, क्या बोलेंगे, एंगुलर बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर पोजीशन, रेडियस पोजीशन, रेडियल पोजीशन। रेडियल पोजीशन अभी मैं बताऊंगा होती क्या है, आप लोगों एक एक चीज सब चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। ये सब पैरामीटर्स हैं जो सर्कुलर मोशन को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो एक एक चीज करके हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हेडिंग बात डालते हैं कि भाई रेडियल पोजीशन क्या होती है या रेडियस पोजीशन क्या होती है। क्लियर हुआ, 1D समझ में आया, 2D समझ में आया, ठीक है। 3D का मतलब आप जानते हो कि कोई भी पार्टिकल जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो कौन सा मोशन होगा, 3D मोशन होगा। उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की कोई जरूरत है नहीं बेटा।
राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। चलो देखो अब है क्या, समझना बहुत अच्छी तरीके से। बेटा मैं अगर सर्कुलर मोशन में बात करूं तो सबसे पहले आता है रेडियल वेक्टर। कौन आता है? रेडियल वेक्टर, या आप बोल सकते हो रेडियस वेक्टर। अब फिर से मैंने कहा काइनेमैटिक्स फर्स्ट और काइनेमैटिक्स सेकंड में बहुत अच्छा रिलेशन है, जिसने काइनेमैटिक्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है फर्स्ट, वो मैं बता रहा हूं काइनेमैटिक्स सेकंड में मजे जा रहे हैं, उसको बहुत मजा आने वाली है। समझो, तो मैं फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर तुम एक चीज छूट गए तो तुम आगे चलकर के कैप्चर नहीं हो पाओगे। अच्छे लोगों की है फिजिक्स। अब मैं बता रहा हूं स्मार्ट लोगों का टॉपिक है। अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। अगर आप स्मार्ट नहीं हो तो आप पीछे छूट जाओगे और फिजिक्स आपको फिर आएगी नहीं। तो आप अगर एक टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर कर रहे हो, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि एक टॉपिक में आपने मेहनत कर ली तो दूसरा टॉपिक आपको आने ही आना है। जैसे रेडियस वेक्टर की मैं बात करूं तो रेडियस वेक्टर आप लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था काइनेमैटिक्स में जिसको हम लोग पोजीशन वेक्टर के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? पोजीशन वेक्टर। देखो मैं सबसे पहले पोजीशन बताता हूं फिर आपको रेडियस बताता हूं, ठीक, ताकि आप रिलेट कर पाओ। किसी भी चीज से रिलेट करना बहुत अच्छा होता है। हेडिंग डालिए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन पोजीशन वेक्टर क्या पढ़ी थी बताओ, बताइए। पोजीशन वेक्टर आप लोगों ने क्या पढ़ी थी? एक पार्टिकल था जो एक्स वाई प्लेन पर था। देखो मैं बोल क्या रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझना, मेरी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझना, तब शायद मेरी बात को आप समझ पाओ। एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन पर है, और समझना बहुत अच्छी तरीके से। मैं एक अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि भाई होता क्या है, कैसे हम लोग पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर को डिफाइन करते हैं। रेडियस वेक्टर सर्कुलर पाथ में आता है, सर्कुलर मोशन में आता है, और पोजीशन वेक्टर 1D मोशन पे आता है। पार्टिकल 1D मोशन करेगा यहाँ पर। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर दो दोस्त हैं, यहाँ पर कितने हैं? दो फ्रेंड है, और एक फ्रेंड जो है यहां से जहां पे चलना शुरू करता है वो ओरिजिन होता है। आपको पता है ना, जहां से चलना शुरू करता है वो क्या होता है? ओरिजिन। तो मैंने इसको लेट कर लिया 0,0, ठीक, 0,0 मतलब ओरिजिन। और इस टाइम में इसके पास एक वॉच है, अमीर दोस्त है तो इसके पास एक घड़ी है, ठीक, और उस घड़ी में कुछ टाइम हो रहा है। पार्टिकल क्या करता है, एक दोस्त क्या करता है, चलता हुआ यहां पर पहुंच जाता है। तो यहां पर इस प्रेजेंट टाइम में इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? तो इस प्रेजेंट टाइम में अगर पार्टिकल तीनों डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट, ये एक्स वाई प्लेन पे चल रहा है तो अब इसके कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हो? x1 माइनस x1, ये क्लियर कर दिया xy1, ठीक। तो अब एक दोस्त चला गया, तीसरा दोस्त जो है वो यहां से टहलता हुआ इसके पास आया और पूछता है भाई तुम्हारे साथ जो दोस्त खड़ा था, तुम्हारे साथ जो एक लड़का खड़ा था वो कहां गया? तो वो वाला क्या कहेगा, ये वाला क्या कहेगा? वो कहेगा भाई यहां गया, इधर से गया। यही तो बोलोगे। अगर आपसे कोई एड्रेस पूछता है कि भाई कहाँ सामने वाले का घर कहाँ है, तो आप बोलते हो यही तो है, ये है। तो आप ये जो इशारा कर रहे हो ये किसको डिफाइन कर रहे हो? ये पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कर रहे हो। क्या इस तरीके से पोजीशन को डिफाइन किया? बिल्कुल इसी तरीके से डिफाइन करना है। भाई इस दोस्त ने क्या कहा कि भाई कहाँ है, ये यहां पर, तो इसकी वजह से ये इसकी पोजीशन हुई। तो आपसे बोले पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो पोजीशन वेक्टर वो होता है जो पार्टिकल की पर्टिकुलर टाइम में या पर्टिकुलर फिक्स टाइम में क्या करता है, पोजीशन को डिफाइन करता है। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो आपसे कोई पूछे पोजीशन वेक्टर क्या है, तो इट डिफाइन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इट डिफाइन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे बेटा, हेडिंग डाल लीजिए पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर में क्या लिखोगे? इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड क्या? पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इट इज डिफाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट फिक्स्ड टाइम, एट फिक्स्ड टाइम is called position vector, is called position vector। क्लियर हो बेटा? तो क्या लिखोगे आप पोजीशन वेक्टर को? पोजीशन वेक्टर को लिखोगे इट इज डिफाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल इट एट अ फिक्स्ड टाइम, एट अ फिक्स्ड टाइम इज कॉल्ड पोजीशन
वेक्टर। ठीक, अब ये जो दोस्त है, मैंने मान लिया यहां से इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैंने लेट कर लिया आर फाइनल। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई। अब मैंने मान लिया कि बेटा ये जो व्यक्ति है, वो जो दोस्त है, वो धीरे से चल करके यहां पर, इसका मन नहीं लगा तो वो यहां से यहां पहुंच गया। ठीक, अब ये व्यक्ति जो है वो यहां पर पहुंच गया, यहां से चल करके धीरे से यहां पहुंचा। तो अगर मैं देखूं तो ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन, ठीक, और जहां पर पहुंचा पार्टिकल की फाइनल पोजीशन, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। तो इसको मैंने लेट कर लिया डेल्टा आर। डेल्टा आर मतलब डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते थे। डेल्टा आर को क्या बोलते थे? फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। दिस इज फाइनल पोजीशन, दिस इज इनिशियल पोजीशन। ये पार्टिकल की कौन है? फाइनल पोजीशन। और ये पार्टिकल की कौन है? इनिशियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है बेटा? इनिशियल पोजीशन। बेटा क्लियर हो रहा है कि नहीं? मेरी हिसाब से तो क्लियर हो ही रहा है। ठीक, अब मैंने मान लिया कि अब व्यक्ति से पूछा गया, अब व्यक्ति से पूछा गया कि भाई ये दूसरा जो तुम्हारा दोस्त था वो कहां गया? तो वो बोलेगा अभी यहां पर था और अब जो है यहां पर था, अब ये व्यक्ति यहां पर हो गया। तो ये इनिशियल पॉइंट, देखो ये इनिशियल पॉइंट, ये इसका फाइनल पॉइंट। तो इन दोनों के बीच का क्या हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये डेल्टा आर हो गया। और ये इनिशियल पोजीशन हो गई, तो आर आई से डिफाइन किया, और ये फाइनल पोजीशन हो गई आर एफ से डिफाइन किया। इतनी चीज क्लियर हुई बेटा? ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने वाले पार्टिकल पहले यहां पर था, अब पार्टिकल यहां पर पहुंचा और फिर पार्टिकल यहां पर पहुंचा, तो ये हो गया, यहां पर पहुंचा, ये हो गया। ठीक, तो ये तरीके से ट्रायंगल नहीं बन रहा। आप लोगों ने वेक्टर चैप्टर में टॉपिक पढ़ा होगा ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ पे हमने टॉपिक पढ़ा होगा कि एक वेक्टर की क्या वेक्टर, एक वेक्टर की हेड, दूसरे वेक्टर की टेल, हेड टू टेल से हम क्या करते हैं? वेक्टर्स को ऐड करते हैं। अगर हेड टू टेल से वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते थे? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेटा ये हो गया आपका ए वेक्टर, ठीक, और ये बेटा होगा आपका बी वेक्टर, और इसका रिजल्टेंट ये जा रहा है आर वेक्टर। ठीक, तो रिजल्टेंट जो हुआ करता था वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ एडिशन याद करो, तो वेक्टर क्या हुआ करता था? हम लोग क्या बोलते थे? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? याद आया कि नहीं आया? बहुत अच्छी बात है, आप लोग मतलब स्मार्ट बच्चे हो यार। तो ये हो गया तुम्हारा ए वेक्टर, और ये हो गया तुम्हारा बी वेक्टर, और ये तुम्हारा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? हम लोग बोल सकते हैं आर इनिशियल वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर मतलब आर फाइनल वेक्टर। तो यहां से हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डेल्टा आर इक्वल टू क्या निकल के आएगा? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो कभी भी अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। यही तो मैंने काइनेमैटिक्स में समझा हुआ था, मैं काइनेमैटिक्स ही समझा रहा हूं। ठीक, मैं रिलेट कर रहा हूं, इस वजह से मैं आपको काइनेमैटिक्स में समझा रहा हूं। ठीक, अब मैंने मान लिया कि ये कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 है। z1 को भी आप ले सकते हो, पार्टिकल z को भी डिफाइन कर रहा है। अगर यहां से मैं देखूं तो इधर से भी डिफाइन करेगा, तो आप लिख सकते हो यहां पर z1 यहां पर हो जाएगी पोजीशन x2 y2 एंड z2। ठीक, तो अब अगर मैं इसकी पोजीशन को एक वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा भाई? यहां पर मैं लिखूंगा आर इनिशियल वेक्टर इक्वल टू, ये हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक, और ये फाइनल हो जाएगा आर फाइनल इक्वल टू, ये हो जाएगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो भाई। यहां पर वैल्यू पुट करो तो डेल्टा आर आपका निकल करके आएगा, आपका निकल के आएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 z कैप, सॉरी हाँ जे कैप प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा z2 माइनस z1, ये हो जाएगा तुम्हारा k कैप। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में निकल करके आ गया, जो यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में है। तो क्या निकल के आया? डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और इसके साथ में आई कैप, इसके साथ में जे कैप, इसके साथ में k कैप। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज का तुम्हारा राइटिंग का थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि एक छोटी सी जगह है, तुम थोड़ा मैनेज करना। ठीक है, हाँ, ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये हमने पोजीशन वेक्टर के बारे में डिफाइन किया। ठीक है, ठीक है, चलो हटा दिए जाए। हाँ, उसको पुट कर लेना वैल्यू,
ये वैल्यूज मैंने डायरेक्ट अपने भाई मैं तो बता दिया मैंने कि भाई ये निकल करके आएगा। आप इसको बाकायदे रख सकते हैं, रखने के बाद आप दोनों से आई कैप कॉमन कर सकते हैं। आई कैप जब कॉमन करेंगे तो इससे आई कैप कॉमन करेंगे, उससे जे कैप कॉमन करेंगे, उससे के कैप कॉमन करेंगे। तो ऐसा करने से होगा क्या, तुम्हारी जो इक्वेशन मैंने बताई है वो इक्वेशन तुमको मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ रेडियस वेक्टर के बारे में। रेडियल वेक्टर क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ में जब पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो उसकी पोजीशन को डिफाइन करता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, सर्कुलर मोशन। और इस सर्कुलर मोशन के अंदर आपने हेडिंग क्या डाली है, रेडियस वेक्टर। अब मैंने आपको जिस तरीके से पोजीशन वेक्टर के बारे में डिफाइन किया उसी का भाई है रेडियस वेक्टर। लेकिन ये क्या है, ये एक सर्कुलर पाथ को डिफाइन करता है। ये मैंने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। सॉरी, मैंने थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाया, लेकिन मैं दोबारा बनाकर कोशिश करता हूं। एक सर्कुलर पाथ है, ठीक, थोड़े से बेटर, उससे बेटर है। चलो, अब मैंने मान लिया कि भाई ऑब्जेक्ट जो है किसी भी इंस्टेंट टाइम में यहां पर है, ये एक सेंटर से बना हुआ है, कनेक्टेड है, आप जानते हो। तो ये सेंटर से कनेक्टेड है, जो ओवरलेट कर लिया मैंने, और इस ए पॉइंट पर ये रखा हुआ है। तो अगर सेंटर पर एक ऑब्जर्वर है, सेंटर पर एक ऑब्जर्वर है, तो उससे पूछा जाए कि पार्टिकल कहां है, तो वो बोलेगा यहां। सही बात है यार, हंसने वाली बात क्या है भाई। अगर पूछा जाए ऑब्जर्वर सेंटर पर खड़ा हुआ है और ऑब्जर्वर जैसे तुम खड़े हुए और तुम्हारा जो भाई है वो उसका हाथ तुमने पकड़ा हुआ है, और वो भाई क्या कर रहा है, तुम्हारे अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो भी हाथ पकड़ करके या रस्सी से बंद करके। तो अगर पूछा जाए कि तुम्हारा भाई कहां है, तो तुम बोलोगे। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ की रेडियस है। बोलो भाई, सर्कुलर पाथ की क्या है, रेडियस। इसी को तो हम लोग रेडियस बोलते हैं। और ये क्या कर रही है, रेडियस एक पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन कर रही है, जिसके हम जिसकी वजह से इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं रेडियस वेक्टर के नाम से। तो रेडियस वेक्टर क्या बोलता है, तो बोलोगे क्या, इट इज डिफाइंड, फिर से वही बात, इट इज डिफाइंड एट अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ। इट इज डिफाइंड पोजीशन ऑफ, सॉरी फिर से लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझना, मैंने क्या बोला, मैंने कहा इट इज डिफाइंड इन अ सर्कुलर पाथ। It is defined position in a circular path at a fixed time. At a fixed time is called radius vector. फिर से सुनो बेटा एक बार, फिर मैंने क्या बोला, मैं लिखा दूंगा, आप लिखो नहीं, पहले समझ लो। मैंने क्या बोला, रेडियस वेक्टर क्या होगा, मैं बोलूंगा कि इट इज डिफाइंड पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर पाथ एट अ फिक्स्ड टाइम, एट अ फिक्स्ड टाइम इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। क्लियर हुआ कि नहीं, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा ना। चलो, बिल्कुल उसी तरीके की लैंग्वेज है जैसे मैंने वहां पर पोजीशन वेक्टर के बारे में बताई थी। अब ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक, ये तो रेडियस वेक्टर हो गई। अब अगर बात की जाए तो सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव करते समय, सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव करते समय डिस्प्लेसमेंट भी दिखाता है। मैंने डिस्टेंस के बारे में बताया, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस से 2 पाई और होगी। पार्टिकल अगर यहां से चल करके फिर से वो ए पॉइंट पर आ रहा है तो वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। मैंने बताया बेटा कि अगर किसी सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस मिलती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलता। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 0 होता है, लेकिन डिस्टेंस तुम्हारी 2 पाई आर निकल करके आती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा ये। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पर दो तरीके का डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर पार्टिकल यहां से यहां गया, मतलब ए पॉइंट पर था और किसी भी पर्टिकुलर फिक्स टाइम में पार्टिकल यहां पर गया। मैंने मान लिया कि पार्टिकल को मैंने यहां से पार्टिकल ए पॉइंट पर था, मैंने पार्टिकल से बोला कि 5 मिनट के लिए चलो, तो पार्टिकल 5 मिनट के बाद जैसे 5 मिनट ओवर होगा तो पार्टिकल बी पॉइंट पर पहुंचेगा। तो इसने पार्टिकल ने क्या किया, ये एक छोटा सा क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इस डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ में पार्टिकल एक और डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, जिसके हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे निकालोगे, थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, यही से तो निकालोगे ना भाई। रेडियस मैंने आर लेट कर ली, तो आप क्या निकालोगे, ए बी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ए बी इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई क्या निकल के आएगा, बोलो आर।
थीटा इक्वल टू आर के बाद रेडियस होता है ना। हाँ, तो ए बी निकालने के लिए मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए लीनियर, या देखो वर्डिंग समझो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर पाथ में मूव करे एंगुलर, स्ट्रेट पाथ में मूव करे लीनियर, लैंग्वेज चेंज हो गई। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट किया इसका ने क्या किया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया। और ये जो डिस्प्लेसमेंट किया मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी गर्दन है, ठीक, अपने हेड को इस तरीके से या अपनी गर्दन को इस तरीके से देखना कि एक पर्सन को देख रहा है, ठीक। अब आपने किसी भी पर्सन को देखा तो इंस्टेंट टाइम में जो पर्सन है, किसी पर्टिकुलर फिक्स टाइम में जो पर्सन है वो यहां पर है। अब वो पर्सन क्या करता है, घूमता है, तो आप वो उसके घूमने, अब उसको आप देख रहे हो, तो आप जब घूमेगा तो आपकी गर्दन भी ऐसे घूमती है, देखो। तो हमारी पहली पोजीशन क्या थी, ये। अब पोजीशन क्या है, ये। तो पार्टिकल क्या करता है, एक पर्टिकुलर एक थीटा एंगल से, या पार्टिकल एक थीटा एंगल से क्या करता है, रिवॉल्व करता है। क्या करता है, रिवॉल्व करता है। उसी थीटा को ही, उसी एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इतनी चीज क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, तो ये होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक, एक चीज का ध्यान रखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलर किसी सर्कुलर पाथ में ही क्रिएट नहीं होगा। ये मैंने क्या बोलता है, अच्छी तरीके से। अगर कोई भी पार्टिकल लीनियर पाथ में मूव कर रहा है या किसी भी रैंडमली किसी भी पाथ में मूव कर रहा है, तो भी वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। देखो कैसे, ये तो सर्कुलर पाथ में बताया। इतनी चीज क्लियर हुई। चलो और भी बहुत अच्छी थी सर, और भी मैं अच्छी चीजें बताने जा रहा हूं इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा कि पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में ही नहीं होगा, तो किस किस पाथ में हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि ये एक पाथ है, ये कोई सर्कुलर पाथ है नहीं है। पार्टिकल यहां पर था P और पार्टिकल यहां पर पहुंचा Q। ठीक, ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा था, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जर्वर ने देखा कि पहले ये यहां था तो ये इधर देख रहा था, फिर इसके बाद जब ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे पहुंचा तो अब ऑब्जेक्ट को ये यहां, ऑब्जर्वर जो है वो इसको यहां पर देखेगा। तो इस ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां तक कितना मैंने मान लिया कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, θ1। ठीक, अगर ऑब्जर्वर थोड़ा सा पीछे चला जाता है या ऑब्जर्वर थोड़ा सा आगे चला जाता है, समझना बहुत अच्छी तरीके से, ऑब्जर्वर आगे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब ये अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर रहा है। अब ये मत पूछना फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, काइनेमैटिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया होगा, बट मैं यहां पर अगर आपने पहली बार सुना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो मैं ये बोल सकता हूं कि किसी पार्टिकल की पोजीशन को जो डिफाइन करता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग हो सकते हैं। मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप रेस्ट में भी हो सकते हो। जैसे ट्रेन में बैठे हो, आपने एग्जांपल सुना होगा, ट्रेन में दो बच्चे बैठे हुए खेल रहे हैं आपस में, पहले वाला दूसरे को देख रहा है, दूसरे वाला पहले को देख रहा है, मतलब उन दोनों के रिस्पेक्ट में वो दोनों किसमें है, रेस्ट में। लेकिन ट्रेन के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो क्या देखेगा, ट्रेन चल रही है, दोनों बच्चे भी चल रहे हैं। तो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप क्या हो, मोशन में। मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या हो, मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग, मतलब जो बच्चे जो आपस में खेल रहे हैं ट्रेन में, तो उनके अकॉर्डिंग क्या हो, रेस्ट में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करता है कि पार्टिकल रेस्ट में हो सकता है कि पार्टिकल मोशन में क्या हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, अच्छी तरीके से। तो मैंने मान लिया कि ऑब्जर्वर यहां पर था, कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्वर जो है वो यहां पर पहुंच गया। तो अब अगर मैं देखूं तो पार्टिकल यहां से, अब पार्टिकल यहां से देखेगा, फिर इसके बाद कुछ यहां से देखेगा। तो अब ये एंगल देखा जाए तो ये एंगल मैंने θ2 लेट कर लिया। तो जो इन दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है θ1 और θ2, क्या सेम होगा, क्या सेम होगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपको याद होगा कि जब भी कोई पार्टिकल क्या करता था, अपनी पोजीशन को चेंज करता था या अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करता था, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से उसकी पोजीशन वेक्टर पर इफेक्ट पड़ते थे, पोजीशन वेक्टर उस पर इफेक्ट पड़ते थे, लेकिन पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता था वो सेम होता था।
पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था, वो कैसा होता था, सेम होता था। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं, तो यहां पर थीटा 1 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, सॉरी थीटा 2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मतलब यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? और एक चीज समझो, और थोड़े पॉइंट समझो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड। अगर मैं एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, दो तरीके का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा। एक होता है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा होता है बेटा, दूसरा कौन होगा, दूसरा होता है एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग डी थीटा 1 से डिफाइन करते हैं, या थीटा से डिफाइन करते हैं, डी थीटा से डिफाइन करते हैं। और जो एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसे थीटा से डिफाइन करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, और जो एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर स्केलर होता है। मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर को भी डिफाइन कर रही है और वेक्टर को भी डिफाइन कर रही है। अब वेक्टर स्केलर में पूछना, वेक्टर स्केलर क्या होता है? वेक्टर वो होता है जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को डिफाइन करता है। स्केलर होता है जो केवल मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है, केवल मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है, डायरेक्शन को डिफाइन नहीं करता है। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस की मैं बात करूं तो इंस्टेंटेनियस किसको डिफाइन करता है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इट इज वेक्टर, बट इसको क्या बोलोगे? इट इज स्केलर, इट इज स्केलर। बोलो जोर से, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? बहुत बढ़िया, मजा आ गया ना? तो ये कुछ पॉइंट थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मतलब नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं।